भारतीय मूल के जोहरान ममदानी, इनके दो ही पहचान मानिए, भारतीय मूल के और मोदी से नफरत करने वाले, खुलकर एंटी मोदी। ये न्यूयॉर्क के मेयर बन सकते हैं। वहां के सर्वे ये कह रहे हैं कि ये नंबर 1 पर लीड कर रहे हैं। अब उससे पहले ट्रंप ने एक बड़ी शातिर राजनीतिक चाल चली। उन्होंने न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूओमो, इनका समर्थन कर दिया है। ये इनकी पार्टी के नहीं है, इनकी पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट है वहां पे, रिपब्लिकन पार्टी का, लेकिन वो नंबर 3 पे चल रहा है। तो ट्रंप ने एक पोस्ट जारी करके ये कहा कि जोहरान ममदानी कम्युनिस्ट है, और एक कम्युनिस्ट से जीतने से अच्छा है कि कोई डेमोक्रेट जीत जाए, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी जीतेगी तो चलेगा, मुझे ये आदमी नहीं जीतना चाहिए। तो मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग जो हैं, अगर आपको लगता है कि ममदानी जीत रहा है तो अपना वोट, मेरे समर्थक भी, वो जो है जो तीसरा उम्मीदवार है उसको दे देना। वो कौन व्यक्ति है? धमकी भी दी है उन्होंने। मैं बता रहा हूं, वो व्यक्ति वो है जिसको प्राइमरीज में, मतलब पार्टी के अंदर, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जब इलेक्शन हुआ कि कौन चुनाव लड़ेगा मेयर का, तो जोहरान ममदानी ने उस व्यक्ति को हरा दिया था, क्यों, और वहां इंडिपेंडेंट लड़ गए। तो अब ट्रंप ने अपना समर्थन उस इंडिपेंडेंट को दे दिया है और धमकी भी दी है कि अगर ममदानी जीता तो मैं न्यूयॉर्क की फंडिंग बंद कर दूंगा, फिर मैं न्यूयॉर्क को बर्बाद नहीं होने दूंगा, उसको जो बेयर मिनिमम पैसे की जरूरत होगी उतने ही मिलेंगे। तो एक तरीके से लोगों को भी उकसा रहे हैं कि समझ लीजिए, आपने अगर ममदानी को चुना तो आपके शहर में फिर विकास कार्य के लिए पैसा भी नहीं होगा। लेकिन इसमें उनकी मुसीबत है, ट्रंप की प्रॉब्लम यह है कि जो न्यूयॉर्क शहर है वो बाय एंड लार्ज डेमोक्रेट है। वहां मुश्किल से 10% रिपब्लिकन समर्थक हैं, ऐसा वहां के सर्वे करने वाले बताते हैं। उनके वाले हो सकता है हमारे यहाँ से कुछ बेहतर होते हो सर्वे वाले। ऐसे हमारे यहाँ के भी कुछ लोग वहाँ पे सर्वे करते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग करते हैं। तो उनका कहना यह है कि साहब ये आदमी नहीं तो डेमोक्रेट्स भी अगर चुनना चाहते हैं तो वो जो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है उसको जिताओ, इसको नहीं। त्रिपाठी जी, इतना बड़ा मुद्दा बन गया, अमेरिका का राष्ट्रपति न्यूयॉर्क के मेयर में कूद गया। नहीं, सबसे पहले तो ये कि भाई न्यूयॉर्क का मेयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसकी, जिसको कहने की सिंबॉलिक तौर पर बड़ी उसकी महत्व की भूमिका होती है। लेकिन उससे भी आगे क्या है, ट्रंप के बाद अब हम अपने देश के नेताओं को बहुत कुछ नहीं कहते हैं भाई। मतलब हमेशा यही हम कहते रहेंगे हमारे नेता रे भाई ट्रंप हैं। अब ममदानी को देखने के बाद हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई अचानक ऐसे आ जाता है, कुछ भी बोलता है। जोहरान ममदानी जिस तरह के ऐलान कर रहे हैं, वो हम लोग जैसे तेजस्वी जी की नौकरियों के लिए कहते हैं, ममदानी का भी वही है। वो चांद तारे सब जमीन पर तोड़ कर लाने जैसा है। लेकिन मुश्किल क्या है, ट्रंप से आप बहुत बातों पर ऐतराज कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का रेडिकल थॉट प्रोसेस ममदानी का है, ममदानी सिर्फ इतना नहीं कि नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वो इजराइल को जैसे फिलिस्तीन और हमास के लोग मानते हैं, वैसे वो भी मानते हैं कि इजराइल का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। फ्रीबीज शब्द यहां बहुत चर्चा में है, वो तो उसके सारे जितने तरह के रिकॉर्ड है वो सब तोड़ दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो बजट कहां से आएगा। अब अगर इस तरह से आप न्यूयॉर्क को चलाना चाहते हैं तो क्यों वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट वो बजट देगी? तो इसको आप यूं जरूर देख सकते हैं कि उनकी नाराजगी है, लेकिन ममदानी को निश्चित तौर पर जो ट्रंप कह रहे हैं उसको वहां के लोगों को समझना पड़ेगा। और अभी भले वो आगे चल रहे हों, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जिनको ये लगने लगा है कि क्या ममदानी एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर में इस चुनाव में नजर आ रहे हैं। अब भारत का संकट क्या है, मोदी विरोधी कोई हो तो उसको ज्यादा, मतलब जिसको कहते हैं कि तवज्जो मिलने नहीं लगती। आप मोदी विरोध करिए, देखिए लगेगा कि आप एकदम सबसे शानदार तरीके। अमेरिका वाले वैसे भी मोदी विरोधियों को बड़ा स्वागत करते रहते हैं, पलक पावड़े बिछाते हैं। अब ट्रंप विरोधी भी है, मतलब बेसिकली वहाँ पर लड़ाई उनकी ट्रंप विरोधी है। दूसरी बात में भारत और अमेरिका में ये फर्क देख लीजिए कि यहाँ पर यदि कोई मोदी विरोधी भी चुनाव लड़ रहा होता तो क्या ये सरकार अनाउंस कर सकती है कि भाई हम तुम्हारा फंड रोक देंगे? नहीं करती। ये एक बड़ा फर्क दो डेमोक्रेसीज में समझ लीजिए कि क्या प्रधानमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री भी है तो वो कह देता है कि इसको आप जिताओगे तो हम फंड रोक देंगे। ट्रंप तो कुछ भी कह सकते हैं क्या। अब बात आइए शशि थरूर की करते हैं। शशि थरूर ने जो किया है, अभी तक उनकी कोई भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है कांग्रेस पार्टी में या राहुल गांधी से उनकी नहीं बनती, ऐसी कई बार खबरें आती हैं। उनको डेलीगेशन में जब भेजा जाना, विदेश भेजना था, तो कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशंस बाहर गए थे, भारत सरकार ने विपक्षी दलों में से भी लोगों को चुना था। शशि थरूर का नाम सरकार ने दिया था, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था। और इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने तो कहा था हम इनकी जगह किसी और को भेजेंगे, ये हमारा हक है। तो वो थरूर को भेजना नहीं चाहते थे और उन्होंने जाकर के बिल्कुल वही बातें की जो भारत सरकार का पक्ष था। उनके और पार्टी के बीच में संबंध ठीक नहीं है तो सब जानते हैं, लेकिन शशि थरूर एक बहुत सीजन्ड, बहुत पॉलिश्ड किस्म के आदमी हैं। वो ऐसे सीधे अपने चेहरे से नहीं कभी बयां करेंगे कि मेरा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ना उन्होंने आज तक किया। लेकिन अब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा
यह आर्टिकल लिखा गया है एक projectsyndicate.org नाम की वेबसाइट पर, लंबा सा आर्टिकल है। इसका आर्टिकल का शीर्षक है इंडियन पॉलिटिक्स आर अ फैमिली बिजनेस। मतलब उन्होंने भारतीय राजनीति में परिवारवाद की आलोचना करते हुए एक आर्टिकल लिखा। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है प्रोजेक्ट सिंडिकेट। अब आप सुनिए इसमें वो बातें क्या कह रहे हैं, लंबा हो जाएगा, मैं आपको इसका नटशेल बताता हूं इस आर्टिकल का। इसमें सबसे पहले लाइन है, द बिलीव दैट मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल डायनेस्टीज आर यूनिकली सूटेड टू लीड इज वोवन डीपली इनटू द फैब्रिक ऑफ इंडियन गवर्नेंस। भारत की साइकी में यह बात बसी हुई है कि अगर कोई किसी पॉलिटिकल परिवार से आ रहा है तो यह बेहतर राज करेगा। एक बात। फिर उनका जो ये तो उन्होंने जो शुरुआत में, सर अब मुझे लिटरेरी वाली भाषा नहीं आती है, आर्टिकल की शुरुआत दरअसल उन्होंने जिस पैराग्राफ से की उसमें वो लिखते हैं, फॉर डेकेड्स वन फैमिली हैज टॉवर्ड ओवर इंडियन पॉलिटिक्स। दशकों से एक परिवार छाया रहा भारतीय राजनीति के ऊपर और वो है नेहरू गांधी डायनेस्टी। फिर उन्होंने नाम लिया सबका। फिर उस पहले पैराग्राफ की अंतिम दो लाइनें हैं, बट इट हैज सीमेंटेड द आइडिया दैट पॉलिटिकल लीडरशिप कैन बी अ बर्थ राइट। राजनीतिक नेतृत्व करना एक जन्म से मिला हुआ अधिकार है। इसने इस आइडिया को मजबूत किया हमारे देश के अंदर। अब आ जाइए, मैं बिल्कुल नीचे चला जाता हूं क्योंकि फिर वो उदाहरण दे रहे हैं। कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती हैं, पंजाब में बादल परिवार है, उड़ीसा के अंदर बीजू पटनायक का परिवार है, महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे का परिवार है, सारे उन्होंने गिनाए और शुरुआत ही कर दी नेहरू गांधी से। अब इसके बाद आप आए अंतिम सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, और लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं बस आपके लिए। ये लिखते हैं, given that members of political dynasties are likely to be insulated from the challenges faced by ordinary people, they are often particularly ill-equipped to respond effectively to their constituents' needs. कि किसी पॉलिटिकल परिवार से आने वाला व्यक्ति, उसने वो दुश्वारियां देखी ही नहीं जो एक आम आदमी की तकलीफ है, उसने अपने जीवन में कभी उसका अनुभव ही नहीं किया है, इसीलिए वो उनको दूर करने के लिए बिल्कुल इल-इक्विप्ड है। वो सबसे खराब व्यक्ति होगा अगर आप उससे कहिए कि ये गरीबी दूर करनी है, तो परिवारवाद से जो आदमी आया है वो नहीं कर सकता, उसको गरीबी मालूम ही नहीं है। ये आर्गुमेंट है उनका। रोटी नहीं मिले तो ब्रेड खा लो। हाँ हाँ, वही मार्मलेड। फिर उन्होंने कहा कि येट देयर इज नो गारंटी दैट दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस चाहे जितनी खराब हो उसका आंकलन वैसे ही किया जाएगा, उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। परिवारवाद को कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराता हमारे यहां। अब अंत में वो कहते हैं, इट इज हाई टाइम दैट इंडिया ट्रेडेड डायनेस्टी फॉर मेरिटोक्रेसी। भारत में डायनेस्टी की जगह मेरिटोक्रेसी आना चाहिए। दिस वुड रिक्वायर फंडामेंटल रिफॉर्म्स। और फिर एज लॉन्ग एज इंडियन पॉलिटिक्स रिमेन अ फैमिली एंटरप्राइज, जब तक भारत की राजनीति एक फैमिली एंटरप्राइज है, द ट्रू प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कैन नॉट बी फुल्ली रियलाइज्ड। जब तक परिवारवाद खत्म नहीं होगा, सही मायनों में जनता की सरकार नहीं बन सकती।